दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का कर्टेन रेजर जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जारी। निवेशकों को आमंत्रित करने कई देशों में जाएंगे सीएम धामी। हल्द्वानी पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सिंह ने कहा, लोकसभा की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। उत्तराखंड में सरकार से जनता पूरी तरह त्रस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा। 16 सितंबर को प्रदेश भर में धार्मिक और खेल कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। महिला कार्यकर्ता मंडल स्तर पर मंदिरों में करेंगी पूजा। प्रदेश में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। दून समेत 6 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून में लगातार जारी है बारिश का दौर। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सरकार दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने के लिए जोरों से तैयारी कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन जाने का फैसला लिया है। लंदन में मुख्यमंत्री धामी का 25 से 28 सितंबर तक का पहला रोड शो होगा। वहां सीएम धामी ने नई दिल्ली में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का कर्टेन रेजर जारी किया है। अपने संबोधन के दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए काम किया जा रहा है और राज्य में वर्तमान में लगभग 6000 एकड़ का लैंड बैंक विभिन्न सेक्टर के उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि निवेशक चाहे भारत का हो या भारत के बाहर का, उत्तराखंड में निवेश करने के लिए हमारे द्वार खुले हैं। हुआ है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का, बहुत ही अच्छा यहाँ उत्साह रहा और इंडस्ट्री से भी और मीडिया से भी बहुत ही अच्छे सुझाव भी आए और बहुत हमें सहयोग का आश्वासन भी मिला और जितनी हमने ग्राउंडिंग का टारगेट रखा था उसको हम लगभग अचीव कर चुके हैं। अभी हमारे पास 2 महीने बचे हैं और हमें आशा है कि जो हमने टारगेट ग्राउंडिंग का और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का रखा है उससे ज़्यादा हम अचीव कर पाएंगे। इस बार बड़ा लक्ष्य है और बड़े लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हम सर्विस सेक्टर की जो पॉलिसी अभी हमने कैबिनेट में हमने अप्रूव की है, हमारे मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। 20 लाख से अधिक रोजगार तो उसी में मिलने वाला है। आने वाले समय में उत्तराखंड की स्थिति ये हो, क्योंकि सरकारी जो रोजगार है, जो सरकारी जिसको सेवा बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पर लिमिटेड है। मतलब लिमिटेड है, कोई भी कहे कि हम सबको रोजगार दे पाएंगे वो व्यवहारिक रूप से उतना संभव नहीं है। इसलिए ये जो स्वरोजगार की जो हमारी नीति है, चाहे जितनी भी हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, वो हमारी रोजगार केंद्रित ही है। उस पर हमारा मुख्य फोकस है कि हमारे नौजवानों को, और ये इन्वेस्टर समिट जो हम कर रहे हैं, इन इन्वेस्टर समिट का भी उद्देश्य है जहाँ निवेश आए, निवेश के साथ साथ हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, जो स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं, उन सभी को कोई ना कोई काम अपने घर के पास में मिले। तो जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लगातार एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तराखंड राज्य लगातार उभर कर सामने आ रहा है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी डॉक्टर अजय डोंडियाल, स्टेट हेड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, उत्तराखंड में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और उसी क्रम को जारी रखते हुए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार अनेक देशों में जाकर वो खुद जो है इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करेंगे। क्या कुछ खास रहेगा इसमें? देखिए, आज एक पहला दिन था। कोशिशें पहले से जारी थी सीएम पुष्कर सिंह धामी की कि कैसे इन्वेस्टर समिट हमने करानी है और कैसे सरकार जो है इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करेगी और किस तरीके से वो योजना बनेगी कि इन्वेस्टर्स मैक्सिमम उत्तराखंड में आ पाए, देशी विदेशी इन्वेस्टर्स। आज उसका एक कर्टेन रेजर जारी हुआ दिल्ली में। IND 24
तो जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लगातार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सरकार प्रयासरत है कि किस तरह से इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया जाए, और उसकी कमान अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथ में ले ली है और लगातार इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के प्रयास करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। हल्द्वानी पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि लोकसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी इस बार अपना कब्जा जमाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा के राज में उत्तराखंड और पूरे देश का बुरा हाल है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसके चलते जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभी राजनीतिक दलों से गठबंधन की बात हो रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव और केंद्र से भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़े और अब 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो इंडिया के जो भी गठबंधन में का जो भी उम्मीदवार होगा उसको अपना वोट दें, जिससे भाजपा की कुनीति की सरकार से उन्हें छुटकारा मिल सके। भाजपा न उत्तर प्रदेश में जनहित के काम में कामयाब हो सकी है, न उत्तराखंड में, न लोगों को रोजगार मिलता है, न किसानों के साथ न्याय होता है। भारतीय जनता पार्टी का वो सब एजेंडा है जो जनहित में नहीं है। अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने डाटा एवं फाइल ट्रांसफर के लिए डिस्पैच नाम से एक नया ऐप विकसित किया है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला की मौजूदगी में अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने डिस्पैच ऐप का मीडिया प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुतिकरण किया। आपको बता दें कि उच्च सुरक्षा मानकों एवं सरकारी कार्यालयों के कामकाज में सुगमता को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को विकसित किया गया है। फिलहाल एप्लीकेशन पर अंतिम दौर का परीक्षण चल रहा है। इस ऐप की विशेषताओं की बात करें तो ऐप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। ये लोकल वाईफाई क्षेत्र में बिना इंटरनेट के भी काम करता है। ग्रुप बनाने के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है। आपदा की स्थिति में संदेशों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाता है। हमने एक मैसेंजर डेमो दिया आपके सामने, उसका नाम हमने रखा डिस्पैच। और आप रिमोट क्षेत्र में है, यूजर्स हमारे तो इंटरनेट का प्रयोग करेगा, और यदि आप स्थानीय स्तर पे कलेक्ट्रेट में हैं तो वाईफाई के थ्रू ही आपकी फाइलें और डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारी फाइलें, हमारा डाटा हमारे पास रहेगा, तो मुझे बेनिफिट नज़र आता है इसमें। दूसरा, हमारे जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है उनका काम आसान करता है। मुझे इंस्टेंटली कोई फाइल भेजनी है तो तुरंत मैं इसको भेज दूँगा, चाहे यहाँ व्हाट्सएप हो या ना हो। तो हमारा अपना जो नेटवर्क है उसके तुम माध्यम से हमारी फाइलें जाएंगी। तो ऐप लॉन्च किया गया है। आपको बता दें, जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने डाटा एवं फाइल ट्रांसफर के लिए डिस्पैच नाम के एक नया ऐप विकसित किया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला की मौजूदगी में अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल ने डिस्पैच ऐप का मीडिया प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुतिकरण किया और ऐप के बारे में जानकारी दी। लोहाघाट में जिला जज कहकशा खान के निर्देश पर जीआईसी के छात्रों ने यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया और नारों के माध्यम से लोगों को यातायात के नियमों के पालन करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान एसआई हेमंत ने बताया कि यातायात के नियमों का पालन न करने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चली जाती है। इसलिए उन्होंने सभी लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने और हेलमेट लगाने की अपील की। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत लोहाघाट के द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जीआईसी लोहाघाट के अध्यापकों और छात्रों के द्वारा भाग लिया गया है। और ये रैली जीआईसी से प्रारंभ होकर सुंदर सफाई तक लाएंगे, जिसमें हमारा उद्देश्य यह है कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत आम जन। प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको बता दें, 6 सितंबर को इसके तहत प्रदेश भर में धार्मिक और खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि सीएम के जन्मदिन पर भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा के साथ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा।
पार्टी के द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्म दिवस 16 सितंबर के शुभ अवसर पर इस दिन को प्रदेश के अंदर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के द्वारा सभी जनपद मुख्यालयों में मैराथन दौड़ का आयोजन रखा गया है। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। सीएम धामी के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जाएंगे जो सीएम धामी के साथ निवेशकों से बातचीत करेंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में रोड शो होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की पूरी प्रक्रिया तैयार की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे। एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है, चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएँ और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएँ। सिंगल विंडो सिस्टम को भी सरल किया है या जो भी परेशानियां इंडस्ट्री समूह को आती थी ऐसा संवाद करके उनको भी हम लोगों ने सरल किया है, उनका समाधान। पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिया जाने वाला SDG गोलकीपर अवार्ड इस साल 17 संस्थाओं को दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाली संस्थाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। दरअसल UNDP ने देश के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें से उत्तराखंड ने 17 लक्ष्यों को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रदेश में अलग अलग समितियों का भी गठन किया गया है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रही हैं और इन समितियों और संस्थाओं को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। विकास का लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक वो था और हमारे देश में भी कि हमको 2030 तक अपने 17 गोल्स और 9 थीमें जो हमें दी गई हैं उसको हम अचीव कर रहे हैं। इसको हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए, फिल्में बनाकर और कम्युनिटी बेस्ड काम करके कम्युनिटी रेडियो के जरिए हम इसको प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे 16 नंबर का जो शांति, न्याय और बेहतर गवर्नेंस जो चला रही हैं उन संस्थाओं की तरफ से सम्मानित किया गया है। बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पहाड़ के खासतौर से जो दूरस्थ गाँव हैं जैसे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, तो वो बॉर्डर के जो गाँव हैं हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ की महिलाओं और युवाओं को सशक्त कर 2030 तक हम सब लोग मिलकर कैसे इस लक्ष्य को पार कर पाएंगे इसके लिए अपनी बेहतर भूमिका दे रहे हैं। प्रत्येक जनपदों में SDG की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आए। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में। रुड़की के ढंढेरा नगर पंचायत क्षेत्र के राजविहार कॉलोनी निवासी मुख्य सड़क की पुलिया क्षतिग्रस्त होने से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने बार बार पुलिया को दुरुस्त कराने की मांग की, लेकिन ईओ संजय रावत ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद लोगों ने क्षतिग्रस्त पुलिया के सामने एकत्र होकर प्रदर्शन किया और लापरवाह ईओ के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं ईओ संजय रावत ने बताया कि बरसात के समय सड़क पर बनी पुलिया का एक हिस्सा पानी निकालने के लिए हटाया गया था और साफ सफाई कराई गई थी। पुनः क्षतिग्रस्त पुलिया को ठीक कराया गया है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। फीट की रोड थी, 25 फीट की रोड पर मेन रास्ता है ये, और कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ के 2-4 लोगों ने मिलके, अधिकारी है संजय रावत,
यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो भी 2-4 पहाड़ी लोग हैं, रावत हैं, और इनसे मिलकर इन्होंने आपस में ही इस पुलिया को पैसे इकट्ठे करने के लिए अधिकारी को बोल के ये पुलिया तोड़वा दी इन्होंने। 1.5 महीना हो गया इस पुलिया को टूटे हुए। अधिकारी से भी हमने बात की, पहले एप्लीकेशन भी डाली है। उन्होंने बोला कि जी हमने पानी निकलने के लिए ये पुलिया ऊपर उठवाने के लिए तोड़वा दी थी। अब 1.5 महीने से इसमें कोई काम नहीं हो रहा। हफ्ते में 1 दिन आते हैं, कभी रेत डाल देते हैं यहाँ पे, कभी ईंटें डाल देते हैं, काम कुछ हो नहीं रहा। अधिकारी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी हम बना रहे हैं, करवा रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं, अभी कुछ नहीं। बिना प्रस्ताव के ये पुलिया उठा दी गई, तोड़ दी गई। जब से ये पुलिया टूटी है आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक हमारे बुजुर्ग हैं जो चल फिर नहीं सकते और वो कुर्सी, उन्होंने व्हील चेयर रखी हुई है, उनको आने जाने में परेशानी होती थी। अब वो घुमा फिरा के वो जाते हैं। हम लोग अब एप्लीकेशन लेके संजय रावत जी के पास गए। संजय रावत जी ने वैसे तो कोई जवाब नहीं दिया, हाँ करते रहे। कॉलोनी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके साथ मिल के कुछ ऐसा घपला किया गया है कि जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल क्या है कि आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। पानी तो अब ज़्यादा जा रहा है, अब ज़्यादा जा रहा है। अब देखिए आप, हमने जो आधा उसमें क्रैक हो गया तो वो हटा के 12 फीट लगभग वो पुलिया हमने आवागमन हेतु शुरू कर दी है। और फिर इसके आपदा मद में इसका एस्टिमेट हम भेज रहे हैं। धनराशि प्राप्त होने पर उसका निर्माण करा दिया जाएगा। अभी हुए नहीं क्योंकि यहाँ पे धनराशि है नहीं। कुछ हमने अवस्थापना में तैयार किए हैं 2 करोड़ के, तो धनराशि प्राप्त होने पर उन पर निर्माण कार्य करा दिया जाए। उत्तराखंड प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दम भरती है, लेकिन अस्पतालों में लगी लंबी लंबी कतारें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि जिले के सबसे बड़े दून अस्पताल में ब्लड टेस्ट के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। सिंगल विंडो होने के कारण बीमारों के परिजन घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। मामले में जब चिकित्सा अधीक्षक से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में दूसरी विंडो खुल जाएगी। सूत्रों की माने तो मरीजों की बड़ी संख्या अस्पताल के लिए चुनौती बनती जा रही है। एक दिन में करीब 8,000 मरीजों की जांच की जाती है, जिस कारण ब्लड रिपोर्ट भी देरी से मिलती है। वही तो अभी हम मैडम से बात कर रहे थे। एक मैडम यहाँ पे बाहर खड़ी, इधर हमारे आगे खड़ी थी, उन्होंने अंदर से रिपोर्ट ली। तो अभी 2-3 काउंटर होना चाहिए। हम तो लड़की को डेंगू हो रखा, उसका टेस्ट कराने आए। यहाँ तो मेरे को 4 घंटे हो गए, अभी तक और नहीं आई। अब मैं डॉक्टर को क्या दिखाऊं? अब मुझे क्या पता है कि प्लेटें घट रही है बढ़ रही है। परसों से अभी रिपोर्ट नहीं आई है। मेरे पति को डेंगू है, अगर 2 होती तो इतनी भीड़ क्यों होती? ओपीडी करीब 500 से 600 ओपीडी जा रही है। तो बहुत सारे मरीजों में जांच लिखी जाती है जहां पर वो एक डेंगू की जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसे केस में जहां हमारे पहले 2 से 3 हज़ार टेस्ट होते थे, इन दिनों वो 7 से 8 हज़ार तक टेस्ट पहुंच जा रहे हैं। तो इसमें लाइन ना लगे, इसके लिए हम बहुत जल्दी एक जो हमारा फ्लू ओपीडी कंटेनर आप लोगों ने देखा है नीचे है, तो हम रिपोर्ट का सिस्टम उधर करने जा रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर वो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। और कलेक्शन सेंटर भी किसी एक फ्लोर पर और उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। थोड़ी सी मैन पावर की प्रॉब्लम हमारे पास अभी है। जैसे ही वो नए लोग आएंगे तो वो हम सुविधा बहुत जल्दी प्रदान करने के लिए हम लोग सभी लोग इसके लिए इच्छुक। खबर देहरादून से है, जहां पर बीते 2 दिनों से प्रदेश में हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में बारिश होने का अनुमान है। वहीं राजधानी देहरादून सहित मैदानी इलाकों में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में आने वाले 2 से 3 दिनों में यानी 17 सितंबर तक मौसम बदला रहेगा। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में हो रहे मानसून की विदाई से पहले पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उसमें अनेक जगहों तक में आप कह सकते हैं जो हल्की से मध्यम बारिश हो अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में। और एका दुक्का जो हैवी रेन है, जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें, तो इन डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स की भी इस दौरान संभावना रहेगी। और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है। और 17 के बाद आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी हो थोड़ी 3-4 दिन के लिए वो कम हो जाएगी। उसमें आइसोलेटेड टाइप आप कह सकते हैं रहेगी, धूप निकलेगी, है ना। सितंबर में एक्टिविटी कम तो हो जाती है, लेकिन ओवरऑल देखें अभी तक जो है
जो मानसून है अभी सितंबर मंथ की अगर बात करें तो -21% आज की डेट में हमारा है। तो 18 से आगे देख रहे हैं तो थोड़ा 3-4 दिन जो थोड़ी एक्टिविटी कम हो जाएगी, आइसोलेटेड टाइप आप कह सकते हैं, पहाड़ों में वो रहेगी। फिर 21-22 से थोड़ा सा वापस जो है नॉर्मल की तरफ जो एक्टिविटी मिलनी चाहिए वो मिले। तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है कि मौसम की विदाई से यानी कि बारिश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अनेक क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोहाघाट के स्टेशन बाजार और नैनीताल बैंक रोड में अव्यवस्थित तरीके से बाइक्स खड़ी होती हैं, जिससे व्यापारियों और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने अव्यवस्थित खड़ी बाइकों को हटाने के निर्देश दिए। एसडीएम के निर्देश पर पुलिस, नगरपालिका और राजस्व विभाग ने स्टेशन बाजार का संयुक्त निरीक्षण किया और कहा कि 2 दिनों में बाइक नहीं हटाई गई तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। स्टेशन बाजार के व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश है। नगरपालिका अध्यक्ष और व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन के अंदर बाइक्स को मीट मंडी में शिफ्ट नहीं किया गया तो वे पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। स्टेशन के व्यापारी हैं, काफ़ी परेशान हैं। बहुत समय से लगातार नगर पालिका और पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया गया और मार्किंग की गई और मार्किंग के तहत इनको जो भी स्थान दिए गए। जो समस्त व्यापारी जितने भी स्टेशन के हैं इनको काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। जो ग्राहक दुकान में आ नहीं पाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। और मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि 2 दिन का समय दिया गया आपको, 2 दिन के अंदर अगर आपने व्यवस्था नहीं सुधारी तो समस्त व्यापारियों को साथ लेकर के रोड में आंदोलन करने को हम बाध्य होना पड़ेगा और सारे व्यापारी रोड में बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें बिष्ट ने भारतीय महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए। बिष्ट का कहना है कि उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 18,341 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बिष्ट के मुताबिक घोटाले की रकम मानसून सत्र में पारित अंतरिम बजट से भी ज्यादा है। बिष्ट ने आगे कहा कि इस घोटाले में सबसे ज्यादा गड़बड़ी पावर कॉरपोरेशन में की गई है। इसके अलावा अधिकांश विभागों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। उत्तराखंड में अभी जो मानसून सत्र हुआ विधानसभा का, उसमें सबसे बड़ी संस्था है ऑडिट करने वाली, उन्होंने 2 रिपोर्ट पेश की। इतने लंबे अंतराल में 47,758 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता हुई है। कोई भी 1 रुपए भी अगर सरकार खर्च करती है तो वो खर्च की अनुमति विधानसभा देती है। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन ने आरोप लगाए हैं और सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि मानसून सत्र में जितनी राशि पारित की गई है उससे भी बड़ा घोटाला उत्तराखंड में हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।